आकर्ष सिंघानिया की नींद एक पुराने से कमरे में खुली। ये अच्छा नहीं है, मैं उनके जाल में फंस गया हूं। उसके पास अपनी आंखें खोलने व ठीक से देखने का समय भी नहीं था। उसने अपने हाथों को जमीन पर जोर से पटका और उछलकर आगे भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने हाथों से जमीन को छुआ तो उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। आकर्ष ने जैसे ही अपने आसपास के वातावरण को देखा तो वो कांप उठा। आकर्ष, आखिरकार तुम जाग गए। एक महिला की सौम्य और सुखद आवाज उसके कानों में पड़ी। आकर्ष ने जब आवाज के स्रोत की ओर देखा तो उसने पाया कि प्यार और ममता से भरा एक नाजुक चेहरा ध्यान से उसी की ओर देख रहा है। उसके सामने एक महिला खड़ी थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अचानक आकर्ष के दिमाग में कुछ यादें आने लगती हैं। आकर्ष दिल्ली का नागरिक, स्पेशल फोर्सेस का कमांडो, अपनी पूरी सेवा के दौरान असंख्य सराहनीय कार्य किए। उसने अंतरराष्ट्रीय विशेष सैन्य बल प्रतियोगिता में भाग लिया, शीर्ष लड़ाकू का सम्मान जीता और हथियार विशेषज्ञ उपाधि प्राप्त की। बाद में एक बहुराष्ट्रीय मिशन के दौरान उसकी ओर से हुई एक छोटी सी गलती के कारण उसके एक साथी की जान चली गई। उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ और उसने स्पेशल फाइनर्स को छोड़ने का निर्णय लिया। उस घटना के बाद काफी समय तक किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। वो विदेश चला गया था और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन का हिस्सा बन गया था। वो जिस भी मिशन में भाग लेता उसकी सफलता दर 100% होती। हालांकि वह कई साल पहले स्पेशल फाइनर्स छोड़ चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी मातृभूमि के साथ था। जब भी उसे कोई ऐसा मिशन मिलता जो उसके देश के लिए हानिकारक था, तब वो न केवल मिशन को अस्वीकार कर देता था, बल्कि वह उस व्यक्ति की पहचान भी उजागर कर देता था जिसने मिशन जारी किया था। वो उस व्यक्ति को भी जान से मार देता ताकि आगे से कोई भी उसके देश के खिलाफ ऐसा मिशन जारी न करे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो उन सभी लोगों के रास्ते का कांटा बन गया जो उसके देश को हानि पहुंचाना चाहते थे। दूसरे देशों की नजर में वह एक टाइम बम था। वो जहां भी जाता कत्लेआम और खून खराबा जरूर होता। कई देशों ने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसे मारने के लिए विश्व स्तरीय हत्यारों को नियुक्त किया गया, पर क्योंकि आकर्ष खुद एक समय पर हत्यारे का काम कर चुका था, इसलिए कोई भी हत्यारा वापस जिंदा नहीं लौटा जो उसे मारने आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आकर्ष का जीवन और अधिक आरामदायक होता गया। आखिर में सभी हत्यारों ने आकर्ष से जुड़े मिशन लेने बंद कर दिए। वो जान चुके थे कि आकर्ष को मारने की कोशिश करना आत्महत्या करने के समान था। आकर्ष न केवल एक हथियार विशेषज्ञ था, बल्कि वह मुक्केबाजी में भी निपुण था। यहां तक कि वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने में भी कामयाब हो चुका था। वो दुनिया भर में किसी प्रतिद्वंद्वी से शायद ही कभी मिल पाता था। अगर कभी कोई उसे चुनौती दे भी देता तो आकर्ष चुनौती देने वाले की वो हालत करता कि वो आगे से कभी किसी और को चुनौती नहीं दे पाता। अभी कुछ समय पहले आकर्ष को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त से एक खबर मिली थी। उसके कुछ दुश्मनों ने एक प्रकार का रंगहीन और स्वादहीन जैविक हथियार बनाया था, जिसका इस्तेमाल वो उसके देश पर करना चाहते थे। आकर्ष भी भला अब शांत कैसे बैठता। उसने अपने दोस्त से उन लोगों के ठिकाने का पता किया और उन्हें रोकने चला गया। आकर्ष के दोस्त ने उसे बताया था कि उसके सारे दुश्मन एक साथ एक गुफा में छुपे हुए हैं। पर आकर्ष ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो अचानक से वो गुफा ढहने लगी और वो वहां मौजूद एक पिंजरे में फंस गया। जब उसने देखा कि उसके सारे दुश्मन हथियार लेकर पिंजरे के बाहर हैं, तो वो तुरंत समझ गया कि अभी वहां पर क्या हुआ था। ये एक साजिश थी, उसके खिलाफ साजिश। उसे उस व्यक्ति ने धोखा दिया जिस पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था। वरना उसके दुश्मनों को कैसे पता चला कि वो उन्हें मारने आ रहा है। यहां तक कि मरते समय भी आकर्ष इसका पता नहीं लगा पाया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा क्यों दिया। जैसे ही ये यादें उसके दिमाग में आई, आकर्ष खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसने लगा। उसका मन प्रसन्नता से भर गया। आकर्ष, तुम्हें क्या हुआ है? अपनी मां को ऐसे मत डराओ। वो कोमल आवाज फिर से सुनाई दी, पर इस बार उसमें चिंता साफ झलक रही थी। आकर्ष का मन उथल पुथल में था। उसे पूरा यकीन था कि वो उस महिला को नहीं पहचानता है जो उसके सामने खड़ी है। पर उस महिला की आंखों को देख आकर्ष ये भी समझ पा रहा था कि इस महिला से
इसे कोई खतरा नहीं है। जैसे ही आकर्ष उस खूबसूरत महिला से कुछ पूछने वाला था, उसके दिमाग में विदेशी यादों की एक धारा बहने लगी। आकर्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह पूरी तरह से अवाक रह गया। आकर्ष को इन नई यादों से पता चला था कि वो किसी और के शरीर में आ गया है। पर इससे भी अजीब बात तो ये थी कि वो जिसके शरीर में आया था उसका नाम भी आकर्ष सिंघानिया ही था। आकर्ष सिंघानिया, उम्र 15 वर्ष, सांची का निवासी, मिश्रा परिवार का सदस्य और शिष्य, वो भी मिश्रा की जगह सिंघानिया उपनाम के साथ। उसकी मां रेवती मिश्रा मिश्रा परिवार की 9वीं एल्डर थीं। एल्डर्स परिवार के ऐसे सदस्य जो बाकी सब सदस्यों की तुलना में ज्यादा ताकतवर थे। परिवार का मुखिया, जिसे कुल प्रमुख भी कहा जाता है, एल्डर का मुखिया के समान आदर किया जाता था। उसके पिता से जुड़ी उसके पास कोई याद नहीं थी। इन विदेशी यादों से नए आकर्ष को पुराने आकर्ष के गंभीर रूप से घायल होने और बिस्तर पर पड़े होने का कारण पता चला। आज सुबह मिश्रा परिवार के 7वें एल्डर के सबसे छोटे बेटे रवि ने आकर्ष को एक नाजायज बेटा कहकर उसका अपमान किया। यह सुनकर आकर्ष को गुस्सा आ गया और वो रवि से लड़ने लगा। लेकिन आकर्ष, जो अभी शारीरिक मंडल में प्रवेश नहीं कर पाया था, वो रवि का मुकाबला कैसे कर सकता था, जो पहले से ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर का योद्धा था। रवि ने उसे तुरंत गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौत के कगार तक पहुंचा दिया। आकर्ष ने एक लंबी सांस ली। नए आकर्ष ने पुराने आकर्ष के पूरे शरीर पर काबू कर लिया, जिसमें पुराने आकर्ष की यादें भी शामिल थीं। वह जानता था इस क्षण से उसे पुराने वाले आकर्ष की तरह जीना होगा। आज से वो इस दुनिया का आकर्ष होगा। मालकिन, कुल प्रमुख ने कुछ दवाएं भेजी है। आकर्ष को एक नई आवाज सुनाई दी। उसने जब आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि रेवती की नौकरानी दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथों में एक छोटा डिब्बा था। नौकरानी जल्दी से कमरे में दाखिल हुई और वो डिब्बा रेवती को सौंप दिया। जैसे ही छोटा सा डिब्बा खोला गया, हवा में एक औषधीय सुगंध फैल गई। आकर्ष, आओ, ये औषधीय गोली ले लो, तब तक मैं तुम्हारी चोटों का इलाज करती हूं। रेवती ने डिब्बे से एक काले रंग की औषधीय गोली निकाली और आकर्ष को दे दी। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने अपना मुंह खोला और गोली निगल ली। गोली उसके मुंह में जाते ही घुल गई और उसके शरीर में जाते ही गर्म ऊर्जा में बदल गई। इसके बाद आकर्ष ने देखा कि रेवती ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा था। तुरंत एक ठंडी धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे गोली की गर्म धारा घुल गई और उसकी चोटें ठीक हो गईं। 1 घंटे बाद आकर्ष ने देखा कि उसके शरीर का आधा दर्द गायब हो गया था। उसकी चोटें भी भर गई थी। वो हैरान रह गया, क्या मैंने अभी जो गोली ली थी वो कोई जादुई दवा थी? इस बीच आकर्ष ने देखा कि रेवती का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। जाहिर है रेवती ने उसकी चोटों के इलाज में बहुत अधिक आंतरिक ऊर्जा खर्च की होगी। मां, क्या तुम ठीक हो? आकर्ष ने प्यार से पूछा। आकर्ष ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा कि वो इस समय महसूस कर रहा था। आज से पहले कभी भी किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया था, पर आज रेवती का उसके लिए फिक्र करना उसे अच्छा लग रहा था। मैं ठीक हूं, मुझे बस कुछ देर आराम करने की जरूरत है। रेवती ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अपने बेटे की खातिर आंतरिक ऊर्जा का थोड़ा उपयोग करना उसके लिए कुछ भी नहीं था। आधे घंटे बाद नौकरानी ने कमरे में प्रवेश किया और हल्के से कहा, मालकिन, कुल प्रमुख ने किसी को यह पूछने के लिए भेजा था कि क्या आप रवि को अब रिहा करेंगी। कुल प्रमुख और 7वें एल्डर अभी भी सजा गृह में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसे छोड़ दूं? जाओ और उस व्यक्ति से कहो जिसे कुल प्रमुख ने भेजा है कि मैं इस मामले की जांच स्वयं करूंगी। रेवती के चेहरे पर से सौम्य और मिलनसार का भाव अब पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। आकर्ष भी थोड़ा असहज होने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह महिला, जो फूल जैसी खूबसूरत थी, जो अभी तक इतने प्यार और ममता से बात कर रही थी, एकदम से इतनी क्रोधित हो उठेगी। मां, वह कौन सी गोली थी जो आपने मुझे पहले दी थी? मुझे लगता है कि मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। आकर्ष बिस्तर से उठा और अपने शरीर को हल्का मोड़ते हुए रेवती से पूछा, अच्छा, वो 8वें स्तर की सुवर्ण नक्षत्रीय गोली थी जो घाव जल्दी से भर सकती है। रेवती ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली?
आकर्ष ने अपने दिमाग में मौजूद विदेशी यादों को खंगाला। अब जाकर उसे पता चला कि सांची के इस मिश्रा परिवार के पास सिर्फ 2 ही सुवर्णक्षती गोली थी, जिसमें से एक का वो उपयोग कर चुका है। इससे आकर्ष को इतना तो समझ आ गया था कि मिश्रा परिवार में उसकी मां का रुतबा काफी ऊंचा था। आकर्ष, कुल प्रमुख हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। इतना कहते हुए रेवती आकर्ष को लेकर मिश्रा परिवार के सजागृह में आ गई। इस कमरे में सभी अपराधियों को सजा दी जाती थी। चारों तरफ यातना के उपकरण बिखरे पड़े थे। यहीं पर मिश्रा परिवार के शिष्यों को सजा दी जाती थी, इसलिए इस कक्ष को सजागृह के नाम से जाना जाता था। आकर्ष जिस दुनिया से था, वहां ऐसे कक्ष को न्यायालय कहा जाता था। ठीक दोपहर का समय था और सूरज आसमान में तप रहा था। सजागृह लोगों से भरा हुआ था। मिश्रा परिवार के सारे शिष्य इस खेल को आनंद से देख रहे थे। उन्हें न रवि से फर्क पड़ता था, न ही आकर्ष से। वो सब तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि सजा किसे मिलती है। आंगन के बीच में एक युवक तेज धूप में एक खंभे से बंधा हुआ था और 2 अधेड़ उम्र के आदमी उसके पास खड़े थे। दाहिनी ओर वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जब आकर्ष और उसकी मां को आते देखा तो उसके चेहरे पर क्रोध के भाव प्रदर्शित होने लगे। देखो, आकर्ष आ गया है। मुझे नहीं लगा था कि परिवार की बहुमूल्य 8वें स्तर की सुवर्णक्षती गोली वास्तव में इतनी असरदार होगी कि वो आकर्ष के गहरे जख्म इतनी जल्दी और आसानी से भर देगी। हाँ, जब आकर्ष को अधमरा करके ले जाया गया था तब मैं वहीं था। मुझे लगा था कि वो फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, लेकिन अब देखो, 8वें स्तर की स्वर्णक्षती गोली लेने के बाद वह फिर से जोश और शक्ति से भरपूर हो गया है। आमतौर पर रवि बस यूं ही आकर्ष को धमकाता था और 9वीं एल्डर रेवती चाची इसके बारे में कुछ नहीं कहता थी, पर इस बार रवि ने आकर्ष को लगभग मार दिया था। बेशक रेवती चाची इस मामले को आसानी से नजरअंदाज नहीं करेगी। एक एक करके मिश्रा परिवार के शिष्यों ने रेवती और आकर्ष के आने के बाद एक दूसरे से कानाफूसी शुरू कर दी। कुल प्रमुख बाईं ओर के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम करते हुए रेवती ने कहा, रेवती, आज के मामले में मेरा बेटा रवि गलत था, पर क्योंकि आपका बेटा अब ठीक है तो आप रवि को जाने दें जो अभी भी धूप में खड़ा है। दाहिनी ओर खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रेवती से कहा। यह व्यक्ति मिश्रा परिवार का 7वां एल्डर अमन था। रेवती ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे तौर पर उसे नजरअंदाज करने लगी। वो आकर्ष को लेकर रवि के सामने आई जो अभी भी बंधा हुआ था। आकर्ष, अब बदला लेने का समय आ गया है। तुम भी रवि को वैसे ही मारो जैसे रवि ने तुम्हें मारा था। क्या आकर्ष ले पाएगा अपना बदला? क्यों दिया उसके दोस्त ने उसे धोखा? क्या लगता है आपको? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। आकर्ष अब रवि के पास आ गया था और रवि की हालत देखकर हंसने लगा। मुक्के मारना, इसमें तो वो विशेषज्ञ था। रवि आकर्ष की ही उम्र का था और उसे तेज धूप में दंड स्तंभ से बांध दिया गया था, जिससे उसका चेहरा बहुत पहले ही पीला हो गया था। रेवती के शब्दों को सुनकर रवि बहुत डर गया और डरते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे बचाओ। रेवती, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। 7वें एल्डर अमन ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं बात ज्यादा बढ़ा रही हूं। अमन, आमतौर पर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है। वो कमजोर है, इसलिए मानती हूं कि कभी कभी चोट लगना आम बात है, लेकिन इस बार तुम्हारे बेटे ने उसे लगभग मार डाला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, रेवती, अब भी शांत रहूंगी? रेवती ने अमन की ओर तेज नजरों से देखा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। आकर्ष, संकोच मत करो और हमला करो। आज मैं भी देखती हूं कि तुम्हें कौन रोकता है। रेवती की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। भले ही वह एक महिला थी, लेकिन जिस हिम्मत और प्रभावशाली ढंग से उसने अपनी बात कही थी, वैसे कोई पुरुष भी नहीं कह पाता। कुल प्रमुख अमन ने अपने बगल में बैठे कुल प्रमुख वर्धन सिंह की ओर यह आशा करते हुए देखा कि शायद वो उसका साथ दे। अमन, आज का मामला तुम्हारे और रेवती के बीच का निजी मामला है। मुझे आशा है कि आप इसे निजी तौर पर ही सुलझाएंगे, वर्धन सिंह ने अमन को समझाते हुए कहा। तो तुम ही वो रवि हो जिसने पुराने आकर्ष को पीट पीट कर ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचाया था, आकर्ष ने अपने आप से कहा। आकर्ष ने बिना कुछ कहे सीधे रवि को एक थप्पड़ मार दिया। आकर्ष की हथेली में हल्का दर्द होने लगा। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। आकर्ष,
अगर हिम्मत है तो पहले मेरे हाथ खोलो, हम आमने सामने लड़ सकते हैं, रवि ने लगभग चीखते हुए कहा। आकर्ष की थप्प से उसका आधा चेहरा सूज गया था। तुम्हारे हाथ खोलूं और फिर तुमसे लड्डू? माफ करना, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक बात है कि मेरे पास हिम्मत है या नहीं, तो उसके बारे में तुम चिंता मत करो। आकर्ष ने हंसते हुए अपने हाथ फैलाए और उदासीनता से अपने कंधे उचकाए। उसने रवि को एक और थप्पड़ दे मारा। इस आदमी के चेहरे की त्वचा सचमुच बहुत मोटी है, अपनी दुखती हथेलियों पर फूंक मारते हुए आकर्ष ने कहा। जब आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्यों ने आकर्ष की हरकतें देखीं और उसकी बातें सुनी तो वे अवाक रह गए। रवि पहले से ही बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आकर्ष शिकायत कर रहा है कि रवि के चेहरे की त्वचा मोटी है। क्या यह सच में पुराना वाला आकर्ष है? जूतों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। नीचे झुकते हुए आकर्ष ने अपने पैर से एक जूता निकाला, उसे अपने हाथ में लिया और अचानक उसे रवि के चेहरे पर दे मारा। इस दृश्य को देख आसपास के सभी शिष्यों के शरीर में कंपन होने लगी। ये आकर्ष कहीं रवि के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए उस जूते का उपयोग करने के बारे में तो नहीं सोच रहा? अगर वह सचमुच रवि के चेहरे पर उस जूते से थप्पड़ मारता है तो रवि का चेहरा फट जाएगा। कमीने आकर्ष, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही अमन की नजर इस दृश्य पर पड़ी तो वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और आकर्ष पर हमला करने के लिए जाने लगा। अमन, अब मौत को दावत तुम दे रहे हो। रेवती ने जब अमन को आकर्ष पर हमला करते देखा तो वो जल्दी से आकर्ष के सामने पहुंच गई। अपने नाजुक हाथों को फैलाते हुए रेवती ने आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अमन पर हमला कर दिया। उसी समय रेवती के सिर के ऊपर सफेद धुंध की अस्पष्ट किरणें दिखाई देने लगी। रेवती, आज मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में कितनी ताकतवर हो। रेवती को अपने ऊपर हमला करते देख अमन ने आकर्ष पर हमला नहीं किया, पर रेवती से लड़ने को तैयार होने लगा, क्योंकि वो आकर्ष की एकमात्र ढाल थी। अमन ने भी तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और रेवती के प्रहार को रोक दिया। तुरंत अमन के सिर पर 4 हाथियों की परछाई दिखाई देने लगी। अमन ने पूरी ताकत से हमला किया और आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके 4 हाथियों की आकृतियां बनाई। दूसरे शब्दों में कहे तो इस समय अमन की ताकत 4 हाथियों के बराबर थी। एक हाथी की ताकत 10,000 पाउंड थी। मां, आकर्ष ने चिंतित होते हुए कहा। मिश्रा परिवार के सभी शिष्य 7वें एल्डर और 9वें एल्डर के बीच हो रही लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने की घटना देखना बेहद दुर्लभ था। अमन और रेवती दोनों के वार एक भयंकर गर्जना के साथ टकराए। दोनों के शरीर को हल्का धक्का लगा। रेवती का शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसके सिर के ऊपर सफेद धुंध व कुछ अस्पष्ट छाया दिखाई दे रही थी। कुल 6 हाथियों की ताकत। अमन की 4 हाथियों की ताकत का मुकाबला रेवती की 6 हाथियों की ताकत से था। इस लड़ाई में कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था, सभी साफ देख पा रहे थे। रेवती के प्रहार से अमन को इतना तेज धक्का लगा था कि वो 10 मीटर दूर जाकर गिरा। अमन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उसने रेवती के सिर के ऊपर उन 6 हाथियों की लुप्त होती छाया पर नजर डाली। यह कैसे संभव है? 6 हाथियों की ताकत। रेवती वास्तव में चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर की योद्धा है। अमन चौंक उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाली 9वीं एल्डर रेवती, जो हमेशा मिश्रा परिवार के मामलों से दूर रहती थी, वास्तव में इतनी ताकतवर होगी। परिवार के सभी शिष्य हैरान होने से खुद को नहीं रोक सके। 6 हाथियों की ताकत। रेवती चाची वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। योद्धाओं की ताकत के अनुसार 6 हाथियों की ताकत केवल चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर के योद्धा के पास होती है। कौन सोच सकता था कि 9वीं एल्डर, जो आमतौर पर दयालु और सौम्य होती हैं, के पास वास्तव में इतनी ताकत होगी। अगर रवि ने आकर्ष को लगभग मारा नहीं होता तो हमें 9वें एल्डर की ताकत देखने का मौका कभी नहीं मिलता। रेवती स्थिर खड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मां के पास वास्तव में इतनी ताकत होगी। आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए और 6 हाथियों की आकृतियों को विकसित करना, मां निश्चित रूप से चक्र मध्य मंडल के 4थे स्तर पर है। आकर्ष ने राहत की सांस लेते हुए अपने आप से कहा। इस दुनिया में योद्धा बनने के पहले चरण को शारीरिक मंडल के नाम से जाना जाता था, जिसे आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। शारीरिक मंडल के 9वें स्तर में पहुंचने पर योद्धा को 10,000 पाउंड की ताकत मिलती थी।
इसके बाद अगर वो योद्धा अपनी आंतरिक ऊर्जा और इस ताकत को आपस में मिला देता तो वो आंतरिक ऊर्जा को एक हाथी का स्वरूप दे सकता था, जैसा कि रेवती ने अभी किया था। शारीरिक मंडल के ऊपर का मंडल चक्र मध्य मंडल के नाम से जाना जाता था। शारीरिक मंडल और चक्र मध्य मंडल के बीच सबसे बड़ा अंतर आंतरिक ऊर्जा का था। शारीरिक मंडल के 9वें स्तर को प्राप्त करने के बाद योद्धा को आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना पड़ता था। उसके बाद ही वो योद्धा चक्र मध्य मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर सकता था। चक्र मध्य मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने के बाद योद्धा को एक और हाथी की ताकत प्राप्त होती थी, जिसे पहले की ताकत के साथ मिलाने के बाद पहले स्तर के चक्र मध्य मंडल के योद्धा के पास कुल 2 हाथियों की ताकत होती थी। जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाता, उनकी शक्ति का स्तर भी बढ़ता जाता। यही सब सोचकर आकर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आकर्ष, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम बस रवि से अपना बदला लेने पर ध्यान दो। रेवती की कोमल आवाज आकर्ष के कानों में सुनाई दी। पिताजी, मुझे बचा लो। रेवती की बातें सुनकर रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जानता था कि आकर्ष उसे सच में जूता मारने की हिम्मत रखता है। उसने अमन के सामने उसे जूता मारा था, तो अब भला उसे किस बात का डर होगा जब अमन रेवती से हार चुका है। अमन का चेहरा गंभीर था, लेकिन रेवती के डर के कारण उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आकर्ष जोर से हंसा। उसने बेरहमी से रवि को जूता दे मारा। तुरंत रवि ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर जूते का स्पष्ट निशान छप चुका था। आकर्ष अपना हाथ घुमाता रहा और बार बार रवि के चेहरे पर जूता मारता रहा। जब भी उसका जूता रवि के चेहरे पर पड़ता तो वहां मौजूद मिश्रा परिवार के शिष्यों को अपने शरीर में एक बेकाबू कंपकंपी महसूस होती। रवि के चेहरे पर जूते की आवाज सुनना ही उन्हें डराने के लिए काफी था। आकर्ष तब तक नहीं रुका जब तक रवि बेहोश नहीं हो गया। रवि को पीटने के बाद आकर्ष रेवती के साथ वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अमन की ओर देखा, जिसके आंखों में खून उतर चुका था। अगर रेवती वहां नहीं होती तो अमन आकर्ष को जान से मार देता। आकर्ष का दिल बैठ गया। उसने अपने पिछले जीवन में अनगिनत बार इस तरह की निगाहें देखी थीं। ऐसे व्यक्ति बेईमान होते थे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए उसके पिछले जीवन में जब भी कोई उसे इस तरह से घूरता था तो उनके कुछ भी करने से पहले वो उनसे छुटकारा पा लेता था। आकर्ष को इस समय दबाव की भावना महसूस हो रही थी। वो जानता था कि जब तक वो रेवती के साथ है तब तक अमन उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी मां हर समय तो उसके साथ नहीं रह सकती थी। इस दुनिया में रहने के लिए जहां केवल ताकतवरों का सम्मान किया जाता था, वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। इस समय उसे जिस चीज की सख्त जरूरत थी वह थी ताकत, असीम ताकत। मिश्रा परिवार की 9वीं एल्डर होने के कारण रेवती के पास अपना खुद का एक घर था। घर में 3 कमरे थे, एक रेवती का, दूसरा आकर्ष का व तीसरा उनकी नौकरानी का। अपने कमरे में वापस जाने से पहले आकर्ष ने अपनी मां रेवती को प्रणाम किया। इस बार इतनी गंभीर चोटें लगने के बाद आकर्ष थोड़ा अलग लग रहा है। आकर्ष के सबसे करीबी व्यक्ति होने के कारण रेवती ने आकर्ष के व्यवहार में आए परिवर्तन को तुरंत भांप लिया था, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी उसके लिए यह सोच पाना बहुत मुश्किल था कि उसका वास्तविक बेटा आकर्ष तो पहले ही मर चुका है। इस समय जो उसके सामने था वो था 21वीं सदी का आकर्ष। अपने कमरे में लौटने के बाद आकर्ष उदास भाव के साथ अपने बिस्तर पर बैठ गया। उन विदेशी यादों से उसे पता चला था कि इस शरीर का असली मालिक यानी पुराना आकर्ष बहुत छोटी उम्र से ही बीमार और नाजुक था। उसके लिए शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करना ऐसा था जैसे एक आम व्यक्ति का हवा में उड़ना या फूंक मारकर पहाड़ तोड़ना। यह सब जानने के बाद आकर्ष को पुराने आकर्ष की किस्मत पर तरस आने लगा। अचानक आकर्ष के दिमाग में एक भयानक और कर्कश हंसी गूंज उठी। कौन? आकर्ष ने घबराते हुए पूछा। बच्चे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने भाग्यशाली हो। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम जिंदा हो। रुको, तुम वो बच्चे नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम उस शरीर में हो जिसमें तुम्हें नहीं होना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा है मौत। वो कर्कश आवाज आकर्ष के दिमाग में फिर से सुनाई दी, जो अब क्रूरता और गुस्से से भरी हुई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज और आकर्ष कैसे आया इस शरीर में?
क्या वो बन पाएगा सबसे ताकतवर? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर, सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। आकर्ष के दिमाग के अंदर गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी। आकर्ष को उस आवाज के कारण इतना तेज दर्द हुआ कि वो बेहोश होने लगा। तेज दर्द उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचा रहा था, जिससे आकर्ष का शरीर कांपने लगा। नहीं, असंभव, तुम इस दुनिया से नहीं हो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो कर्कश आवाज अचानक से कमजोर हो गई, जैसे कि उसे किसी से डर लग रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। ये क्या हुआ? किसकी आवाज थी ये? तेज दर्द के बाद आकर्ष ने आखिरकार अपनी इंद्रियों को ठीक करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मस्तिष्क में बहुत जटिल और विदेशी यादों की एक धारा दौड़ गई। ये याद उस कर्कश आवाज वाले व्यक्ति की थी। उसके दोनों जीवन काल का अनुभव इन नई यादों के सामने कुछ भी नहीं था। ये यादें 10,000 साल पहले के पुनर्जन्म मार्शल सम्राट की थी, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्य था। वो अपने समय यानी 10,000 साल पहले सोमाली महाद्वीप के 7 अनंत मंडल के योद्धाओं में से एक था। सोमाली महाद्वीप इस दुनिया का सामान्य नाम था। 10,000 साल पहले के 7 महान अनंत मंडल के योद्धा ऐसे व्यक्ति थे जो सोमाली महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे, जो लगभग देवताओं के बराबर थे। वे बहुत ताकतवर थे और आम लोगों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं मानते थे। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे उनके पास सितारों को गिराने और सूरज और चंद्रमा को केवल अपने हाथों के हल्के वार से नष्ट करने की क्षमता थी। उस युग में पुनर्जन्म मार्शल सम्राट लक्ष्य को 7 महान अनंत मंडल के योद्धाओं में सबसे मजबूत माना जाता था। लक्ष्य ने एक बार एक दूसरे योद्धा के शरीर को अपने काबू में कर लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म प्राप्त किया। इस प्रकार उसे अपना दूसरा जीवन जीने का मौका मिला। अपने पहले जीवन काल में लक्ष्य योद्धा होने के अलावा एक अच्छा वैद्य भी था। अपने दूसरे जीवन काल में वह एक महान हथियार, शिल्पकार और तंत्र मंत्र का भी ज्ञान रखता था। अविश्वसनीय। आकर्ष ने गहरी सांस ली। लक्ष्य सोमाली महाद्वीप में किसी देवता से कम नहीं था। यदि वह अपनी तकनीक और पुनर्जन्मीयन की मदद से तीसरा जीवन हासिल कर लेता तो सोमाली महाद्वीप में उससे कोई नहीं हरा सकता था। चाहे सारे अनंत मंडल के योद्धा एक साथ मिलकर उस पर हमला करते तो भी उसे नहीं हरा पाते। आकर्ष अचानक से हंसने लगा। मूल रूप से वह इस बात से चिंतित था कि वह इस नाजुक शरीर के साथ योद्धा कैसे बनेगा, लेकिन पुनर्जन्म मार्शल सम्राट लक्ष्य ने उसे एक महान और कीमती उपहार दे दिया था। आकर्ष ने गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया कि वो अब लक्ष्य की बनाई मार्शल आर्ट सीखेगा, जिसे लक्ष्य के अलावा और कोई नहीं सीख पाया था। लक्ष्य अपने पहले जीवन काल में राज स्तर का वैद्य था। अब क्योंकि लक्ष्य की सारी यादें आकर्ष के पास थीं, तो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ दवाइयों का निर्माण करना आकर्ष के लिए एकदम आसान था। सोमाली महाद्वीप में आम लोगों की नजर में वैद्य को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें 9वां स्तर सबसे कमजोर और प्रथम स्तर सबसे ताकतवर था। लेकिन सिर्फ सोमाली महाद्वीप के सबसे ताकतवर योद्धा जानते थे कि प्रथम स्तर से भी ऊपर कुछ स्तर होते हैं, जैसे सैन्य स्तर और राज्य स्तर। लक्ष्य पूरे सोमाली महाद्वीप का इकलौता राज्य स्तर का वैद्य था। मां, मुझे कुछ औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है। आकर्ष ने अपनी मां रेवती को कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा। आकर्ष, ये सभी तो वो औषधीय सामग्री हैं जो शरीर को बेहतर और मजबूत करती हैं। बहुत समय पहले मैंने कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त की और उन्हें आपके लिए मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत से तैयार करवाया, पर उन दवाइयों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। रेवती ने दवा की सूची पर नजर डाली। उसे दवाइयों का ज्यादा पता नहीं था, पर सूची में लिखी औषधीय सामग्रियों को पहचान सकती थी। मिश्रा परिवार के एकमात्र वैद्य वेदांत 9वें स्तर के वैद्य थे। इस कारण परिवार में उनका दर्जा काफी ऊंचा था। मां, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। आकर्ष ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके लिए ये सारी औषधियां खरीद कर लाऊंगी, रेवती ने प्यार से भरी आवाज में कहा। रेवती के लिए आकर्ष की खुशी सबसे जरूरी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आकर्ष को दवाइयां बनाना आता है या नहीं। चाहे आकर्ष सभी औषधियों को बर्बाद भी कर दे,
कम से कम उसका बेटा किसी चीज में तो रुचि ले रहा है, और रेवती के लिए इतना ही काफी था। वैसे भी रेवती के लिए पैसे केवल सांसारिक संपत्ति थे। आधे घंटे बाद रेवती आकर्ष की बताई औषधीय सामग्रियां ले आई। आकर्ष, क्या तुम्हें दवाइयां तैयार करने में मदद चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं वेदांत से तुम्हारी मदद करने को कह सकती हूं। मां, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस मुझे आपकी लाई औषधियां दे दीजिए। औषधीय सामग्री प्राप्त करने के बाद आकर्ष अपने कमरे में चला गया। कन्ही आकर्ष उन औषधीय सामग्रियों से दवाइयां बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहा, पर कोई बात नहीं, जब तक वह खुश है। वैसे भी वो औषधीय सामग्री जहरीली नहीं है, रेवती ने चिंतित होते हुए अपने आप से ही कहा। रेवती ने आकर्ष को कुल 7 प्रकार की सामान्य औषधियां दी थीं, जिससे वो सप्त शारीरिक दिव्य जल का निर्माण कर सकता था। इस दिव्य जल को बनाने की विधि सोमाली महाद्वीप से बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। ये दिव्य जल किसी के भी सामान्य शरीर को काफी मजबूत बना सकता था, और इसका सबसे ज्यादा फायदा शारीरिक मंडल के योद्धाओं को मिलता था। इस जल की निर्माण विधि लक्ष्य को अपने दूसरे जन्म के दौरान एक खंडहर में मिली थी। लक्ष्य ने इस दिव्य जल को मूल रूप से अपने तीसरे जीवन काल के दौरान उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका लाभ अब आकर्ष को मिल रहा था। इस दिव्य जल का निर्माण करना दवाइयों व गोलियों के निर्माण करने से अलग था। दवाइयों व गोलियों को बनाने के लिए सबसे पहले वैद्य को आग पर काबू करना सीखना पड़ता था, और ये आग कोई सामान्य आग नहीं होती थी, बल्कि वैद्य के आंतरिक ऊर्जा द्वारा बनती थी, जिसे सिर्फ 9वें स्तर व उससे ऊपर के स्तर के वैद्य ही बना सकते थे। वहीं इस दिव्य जल को बनाने के लिए केवल निर्माण विधि की आवश्यकता होती है। आवश्यक औषधीय सामग्रियों के ज्ञान और उस क्रम के साथ जिसमें औषधीय सामग्री तैयार की जानी थी, कोई भी इस दिव्य जल को बना सकता था। आकर्ष को 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद वो ये दिव्य जल बनाने में सफल रहा। सफल होने के बाद उसने दिव्य जल को अपने नहाने के पानी में मिलाया और उसी पानी में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुनर्जन्म की कला का अभ्यास करने लगा। लक्ष्य की बनाई ये युद्ध कला 9 स्तरों में विभाजित थी। जब कोई योद्धा इस युद्ध कला के शिखर पर पहुंच जाता तो उसे 9 ड्रैगन्स की ताकत प्राप्त होती। वो योद्धा अनंत मंडल में भी बाकी सभी की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता। आकर्ष का शरीर उस दिव्य जल में सुन्न होने लगा। वह जानता था कि दिव्य जल उसके शरीर में समाहित हो रहा है, और इस कारण उसे थोड़ा संयम रखना होगा। इस समय आकर्ष पुनर्जन्म के पहले स्तर सर्प शक्ति का अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे दिव्य जल मिलाया पानी आकर्ष के रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में समाने लगा, जिसका मतलब था कि आकर्ष सही रास्ते पर था। एक योद्धा बनने के लिए सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले अपने रक्त, ऊर्जा और शरीर को मजबूत बनाना पड़ता था। दिव्य जल और अपने कठोर अभ्यास की मदद से आकर्ष 3 दिन बाद शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में आखिरकार कामयाब हो गया। आकर्ष अब अपने स्नान घर से बाहर निकला और एक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर पहले की तरह कमजोर नहीं था, वो अब काफी मजबूत बन चुका था। न सिर्फ मजबूत पर काफी लचीला भी, और इसका कारण था सर्प शक्ति, जिसका अभ्यास वो 3 दिन से कर रहा था। 3 दिन बाद रेवती ने जब आकर्ष को देखा तो वो अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं पाई। आकर्ष, तुम... कुछ क्षण के बाद उसने अपने कांपते हुए नाजुक हाथों को आकर्ष की ओर बढ़ाया। वह हल्के से आकर्ष की बाहों को स्पर्श किया। रेवती चक्रमध्य मंडल की योद्धा थी, और इस कारण वो एक झलक से ही समझ गई थी कि आकर्ष शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुका है। शारीरिक मंडल का पहला स्तर, उसका बेटा आखिरकार योद्धा बन गया था। रेवती पिछले कई सालों से आकर्ष को देख रही थी, जो योद्धा नहीं बन पा रहा था, और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मां, आप रो क्यों रही हो? आकर्ष ने रेवती के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूं आकर्ष, आज मैं बहुत खुश हूं, बेहद ज्यादा खुश। रेवती ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसके कई सालों की चिंता अब गायब हो चुकी थी। जल्दी ही रेवती ने महसूस किया कि उसके बेटे में ये सारे बदलाव पिछले 3 दिनों में आए हैं। सिर्फ 3 दिन, पर कैसे? रेवती अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी। वो हैरान थी।
अचानक उसे याद आया कि आकर्ष ने 3 दिन पहले उसे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए कहा था। आकर्ष, तुम्हारे शरीर में परिवर्तन, क्या यह औषधीय सामग्रियों के कारण आए हैं जो तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था? रेवती ने संदेह को दूर करने के लिए पूछा। हाँ मां, आकर्ष ने बिना फिक्र किए तुरंत जवाब दिया। तुमने खुद इस दवा को बनाया? रेवती ने उत्सुकता से पूछा। आकर्ष ने एक बार फिर अपना सिर सहमति में हिलाया। रेवती ने एक गहरी सांस ली और उत्सुक होकर पूछा, आकर्ष, तुमने कौन सी दवा बनाई है और इसे बनाना कब सीखा? आकर्ष इस बार चुप रहा। वो किसी को भी लक्ष्य और उसकी यादों के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि ये सारे राज उसके जिंदगी से जुड़े थे, जिसे समझाना बेहद मुश्किल था। मां, उस दिन जब रवि ने मुझे घायल किया और मैं बेहोश था, तब मुझे एक बहुत ही अजीब सपना आया। अपने सपने में मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसने मुझे ये दवा बनाना सिखाया। आकर्ष ने एक बहाना बनाया ताकि उसका राज किसी को भी पता न चले। इसके बाद उसने रेवती को सप्त शारीरिक दिव्य जल और उसके उपयोग के बारे में बताया। एक ऐसी दवाई जो शारीरिक मंडल के योद्धा को चक्र मध्य मंडल तक जल्दी से पहुंचाने में मदद करती हो। रेवती हैरान रह गई। उसने शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने वाली किसी भी दवाई के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा इस दवाई को केवल सामान्य औषधियों से बनाया जा सकता था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह दवाई कोई साधारण दवाई नहीं थी। जहां तक वह जानती थी, ऐसी औषधीय गोलियां हैं जो शारीरिक मंडल के योद्धा को ताकतवर बनाने में सक्षम हैं, पर उन्हें कोई 9वें स्तर से ऊपर का वैद्य ही बना सकता था, और उनके निर्माण के लिए जो औषधियां चाहिए वो भी काफी महंगी थीं, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए खरीदना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उन गोलियों का प्रभाव भी इस दिव्य जल से कमजोर था। आकर्ष, कैसी भी परिस्थिति हो, इस दिव्य जल के बारे में किसी को मत बताना। रेवती इस दिव्य जल की कीमत पहचानती थी, इसलिए उसने आकर्ष को सतर्क करते हुए कहा, मां, मुझे पता है कि ये दिव्य जल कितना कीमती है। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता रहा हूं। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ था, इसलिए रेवती का उसके लिए चिंता करना उसे अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार मां का प्यार मिल रहा था। आकर्ष, तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए तुम्हें मिश्रा परिवार के युद्ध गृह से अपने लिए कोई युद्ध कला सीखनी चाहिए। ठीक है मां, मैं अभी जाता हूं। हालांकि लक्ष्य की यादों से उसे कई युद्ध कलाएं मिली थीं, पर वो मिश्रा परिवार की कोई युद्ध कला देखना व सीखना चाहता था ताकि कोई उस पर शक न करे। युद्ध गृह मिश्रा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहां पर सारी जरूरी युद्ध कला संग्रहित थी, और इस कारण हर समय परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी सुरक्षा करता था। 5वें एल्डर। आकर्ष ने दरवाजे से एल्डर को प्रणाम किया। आकर्ष को युद्ध गृह में आया देख 5वें एल्डर सोमदत्त को थोड़ा झटका लगा। जब उन्होंने आकर्ष के शरीर में आए बदलावों पर ध्यान दिया तो वह खुद को हैरान होने से रोक नहीं सके। तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुके हो? आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। चलो, अच्छा हुआ। कम से कम अब तुम्हारी मां को तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम युद्ध गृह में जा सकते हो और अपनी पसंद की एक युद्ध कला का चयन कर सकते हो, सोमदत्त ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। रेवती और सोमदत्त हमेशा से अच्छे दोस्त थे, इसलिए आकर्ष पर सोमदत्त विशेष ध्यान देते थे। आकर्ष ने ज्यादा देर न करते हुए युद्ध गृह में प्रवेश किया। आकर्ष की उम्र के बाकी लड़कों ने जब आकर्ष को युद्ध गृह में देखा तो वो आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। आकर्ष ने शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करके उन्हें जो झटका दिया था वो कुछ ऐसा था जैसे सुअर का पेड़ पर चढ़ना या गाय का हवा में उड़ना। आकर्ष ने बाकी सबको नजरअंदाज किया और वहां मौजूद युद्ध कलाओं को पढ़ने लगा। कुछ युद्ध कलाओं को पढ़ने के बाद उसने महसूस किया कि मिश्रा परिवार की सारी युद्ध कला साधारण थी। ये सारी युद्ध कला पिछले वर्ग के निम्न और मध्यम स्तर की थी, जो आकर्ष के लिए बहुत कमजोर थी। उसने अपने पिछले जन्म में जो मुक्केबाजी सीखी थी वो भी इन युद्ध कलाओं की तुलना में ज्यादा बेहतर थी। आकर्ष ने मुक्केबाजी में ग्रैंड मास्टर का पद हासिल किया था। यही सब सोचते हुए आकर्ष युद्ध गृह से बाहर आ गया। सोमदत्त ने जब देखा कि आकर्ष खाली हाथ बाहर आया है तो वो बड़ी रुचि के साथ आकर्ष को देखने लगे।
क्योंकि ये पहली बार था जब कोई युद्ध गृह से बिना कोई युद्ध कला लिए बाहर आया था। क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसी कोई युद्ध कला नहीं मिली जो तुम्हारे लायक हो? आकर्ष ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक एक हंसी की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। आकर्ष, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे मिश्रा परिवार के युद्ध गृह में से कोई भी युद्ध कला तुम्हारे लायक नहीं है। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि तुम शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करने में कामयाब कैसे रहे। तुम्हारी मां ने तुम्हें ऐसी कौन सी युद्ध कला सिखाई है जिसके बल पर तुम इतना उछल रहे हो? पर क्योंकि अब तुम शारीरिक मंडल में प्रवेश कर चुके हो तो मुझे कुछ दांव पेच क्यों नहीं सिखाते? आकर्ष ने अपना सिर उठाकर आवाज की ओर देखा और उसने पाया कि रवि उसके ठीक सामने खड़ा है। उसके गालों पर अभी भी चोट के निशान मौजूद थे जो कि आकर्ष ने ही पहुंचाए थे। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन हो सकता है और अब पता चला कि यह तो तुम हो, हमारे महान योद्धा रवि। वैसे तुम्हारा चेहरा तो ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रवि के इतना उकसाने के बाद भी आकर्ष को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो उल्टा रवि की लाचारी पर हंसी आ रही थी। आकर्ष, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। सोमदत्त दादा को हमारा गवाह बनने दो। क्या तुम में मेरी चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत है? रवि ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में आकर्ष से कहा। 3 दिन पहले की घटना रवि के लिए ऐसी याद थी जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। पूरे परिवार के सामने आकर्ष ने उसे जूतों से मारा था और रवि कैसे भी करके उस बात का बदला लेना चाहता था। पिछले 3 दिनों के दौरान वह सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था और वो था आकर्ष से अपने अपमान का बदला लेना। आज जब उसने सुना कि आकर्ष शारीरिक मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो आकर्ष को चुनौती दे सकता था और उसे हराकर अपने अपमान का बदला ले सकता था, पर इसके लिए जरूरी था कि आकर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करे। इसलिए वो आकर्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा था। रवि की ये बचकानी हरकत देख आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? आकर्ष, जोश में आकर कोई फैसला मत लो। सोमदत्त ने आकर्ष को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहे थे कि रवि क्या करना चाह रहा है। उनकी राय में आकर्ष ने अभी अभी शारीरिक मंडल में प्रवेश किया है। इसके अलावा उसने अभी तक कोई युद्ध कला का भी चयन नहीं किया है। वो रवि का सामना कैसे करेगा जो पहले ही शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है? सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर रहे हो, रवि ने हल्का हंसते हुए कहा। उसकी योजना आखिरकार सफल हो गई थी। सोमदत्त दादा, कृपया हमारे बीच की लड़ाई का गवाह बने ताकि रेवती चाची बाद में मुझे भला बुरा न कह सके। रवि ने सोमदत्त की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए कहा। हां सोमदत्त दादा, कृपया गवाह बने। मैं भी नहीं चाहता कि बाद में अमन चाचा मुझे भला बुरा कहे। आकर्ष भी सभी को बताना चाहता था कि वो कमजोर नहीं है। अगर यह कुछ दिन पहले होता तो रवि से लड़ने से पहले आकर्ष थोड़ा सोचता, पर अब हालात बदल चुके थे। हालांकि युद्धगृह की सारी युद्ध कला आकर्ष को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो रवि को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। यह आकर्ष बहुत जल्दबाजी में है, पर कोई बात नहीं। अगर रवि से इसे थोड़ा सबक मिलता है तो वो इसके लिए ही अच्छा है। कम से कम ये आगे से जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं लेगा। यही सब सोचते हुए सोमदत्त ने एक बार फिर आकर्ष की ओर देखा और युद्ध गृह से बाहर चले गए। मिश्रा परिवार के बाकी सभी शिष्य बड़ी रुचि के साथ ये नजारा देख रहे थे। उनके लिए ये बस एक मनोरंजन का साधन था। युद्ध गृह के बाहर खाली मैदान में आकर्ष और रवि एक दूसरे के सामने खड़े थे। गवाह के रूप में सोमदत्त भी वही खड़े होकर उन दोनों की ओर देख रहे थे। आकर्ष, आज ही मैं उस अपमान का बदला लूंगा जो तुमने मुझे आखिरी बार दिया था। रवि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि आकर्ष उसका शिकार हो और वो शिकारी। एक सही मौका और आकर्ष का काम तमाम। फिर मैं जरूर देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास अपना बदला लेने की क्षमता है या नहीं, आकर्ष ने हल्का सा हंसते हुए कहा। रवि शर्मिंदगी से क्रोधित हो उठा और जोर से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ आकर्ष। इतना कहकर रवि तुरंत आकर्ष की ओर उछल पड़ा, जैसे कोई बाघ अपने शिकार की ओर उछलता है। बाघ का पंजा। रवि ने अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक एक बिजली उत्पन्न हुई और सीधे आकर्ष की ओर जाने लगी।
यह पीले वर्ग के मध्यम स्तर की युद्ध कला बाघ का पंजा है। मुझे नहीं लगा था कि रवि ने इस युद्ध कला का अभ्यास किया है। आकर्ष ने हाल ही में शारीरिक मंडल के पहले स्तर में कदम रखा है, इसलिए उसने अभी तक किसी भी युद्ध कला का अभ्यास नहीं किया है। आसपास के मिश्रा परिवार के शिष्य एक के बाद एक चर्चा कर रहे थे। किसी को भी आकर्ष से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार शारीरिक मंडल के पहले स्तर और दूसरे स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बाघ का पंजा? मुझे तो ये किसी बिल्ली का पंजा लग रहा है, आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। आकर्ष ये साफ साफ देख पा रहा था कि रवि की युद्ध कला बाघ के पंजे में कई कमियां थीं, जो किसी को भी नहीं दिख रही थी। पर आकर्ष सबसे अलग था। उसके पास लक्ष्य की यादें थीं, इसलिए रवि के वार से बचना उसके लिए एकदम आसान था। भीड़ की आंखों के सामने आकर्ष रवि के सामने आया और रवि के हमले को आसानी से रोक दिया। जैसे ही रवि का मुक्का आकर्ष को लगने वाला था, आकर्ष ने तुरंत झुककर रवि से अपना बचाव किया। आकर्ष ने अपने पैरों को हल्का झटका दिया। अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करते हुए उसका ऊपरी शरीर अचानक पीछे की ओर झुक गया। आकर्ष ने अपना बचाव करने के बाद तुरंत मुड़कर एक जोरदार मुक्का रवि के दाहिने कंधे पर दे मारा। अचानक भीड़ को हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। रवि के चिल्लाने व रोने की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आकर्ष ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी। उसने ऐसे हमला किया था मानो वो रवि पर नहीं, एक पागल कुत्ते पर हमला कर रहा हो। भले ही रवि ताकत आकर्ष से ज्यादा थी, लेकिन उसके पास उस ताकत का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। अगले ही पल रवि का शरीर जमीन पर धराशायी पड़ा था। बीच बीच में रवि के रोने व चिल्लाने की आवाज भीड़ को अभी भी सुनाई दे रही थी। पूरा इलाका शांत हो गया था, इतना शांत कि किसी के सांस लेने की आवाज को भी साफ सुना जा सकता था। सोमदत्त से लेकर मिश्रा परिवार के सभी सदस्य अपनी आंखों को बार बार साफ करके अखाड़े की ओर देख रहे थे, क्योंकि अखाड़े में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। वो मुक्का जो आकर्ष ने रवि को मारा था, उसकी छाप अभी भी सभी के दिलों में मौजूद थी। कौन सा दांव लगाया था आकर्ष ने? क्या जवाब देगा वो सोमदत्त को? और क्या होगा जब अमन को पता चलेगा रवि के बारे में? जानने के लिए सुनते रहे मार्शल एम्परर, सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।